हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यानी कि जो हमारा पॉलिटिक्स होता है, जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों इलेक्शन जो है बस डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होते हैं, जहाँ पर राजा रानी राज करते हैं, वहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, तो मेन इसका जो कह सकते हैं टॉपिक है वो क्या है, इलेक्शंस के द्वारा। यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में या और किसी कंट्री में, अमेरिका में, कहीं भी, वो क्यों होते हैं। ठीक है, और उनका मोटिव क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है और क्यों वो ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। सबको पता है इलेक्शन क्यों होते हैं भाई। इलेक्शन क्या होते हैं, लोगों के द्वारा अपने राजा को या अपने सीएम को, प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, लोग चुनते हैं ताकि 5 सालों तक उनके लिए काम कर सकें, उस देश के लिए विकास कर सकें, उस राज्य के लिए विकास कर सकें, लोगों का विकास हो सके और लोगों को क्या कर दे सकें, जॉब दे सकें, यानी कि रोजगार दे सकें। इसीलिए इलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे मोटिव रहता है। जैसे मान लेते हैं कई सारे प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं और फिर बाद में जो सीएम बनता है, जो पीएम बनता है, वो काम को, जो दिक्कतें रहती हैं उनको सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्शन होते हैं। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से डिटेल में। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वाई इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं या क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस दिया गया, केस यानी कि एक सिनेरियो दिया गया हरियाणा का। हरियाणा जानते हैं ये कहाँ पर है, दिल्ली के जस्ट ऊपर है। ठीक है, नॉर्थ में। तो देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। कह रहा है एक रात को, यानी कि काफ़ी रात हो गई थी, मतलब देर रात हो गई थी, तो कई लोग इंतज़ार कर रहे थे किसी एक कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, वहाँ के जो उनका नाम था यहाँ पर दिया गया है मिस्टर देवीलाल। ठीक है, देवीलाल कौन है, देवीलाल के एक वहाँ के सीएम है, कहाँ के, हरियाणा के। ठीक है, कौन सी समिति का, संघर्ष समिति की पार्टी है, वहाँ उसी का ये सीनियर है जो 76 साल के हैं। बताया जा रहा है कि जो देवीलाल है काफ़ी बिजी इंसान है और 76 साल के होने के बावजूद भी क्या करते हैं, 23-23 घंटा, मतलब 18-18 17 घंटा काम करते रहते हैं, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं। ठीक है, ये बस एक कहानी की तरह बताया गया है। बताया जा रहा है कि इनका एक फिर से क्या आने वाला है, चुनाव आने वाला है, यानी कि 5 साल इनके क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं और फिर से चुनाव आने वाला है, जिसकी वजह से इनको दिन भर काम करना पड़ता है। तो वहीं बताया जा रहा है कि वह सुबह 8 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे सोते हैं, यानी कि दिन भर वो क्या करते रहते हैं, काम करते, रात भर काम करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चुनाव नज़दीक आ रहा है उनके लिए, तो उनके लिए भाग दौड़ करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 23 महीनों से, यानी कि देखा जाए तो लगभग 2 साल से ये काम कर रहे हैं, यानी कि 18-18 घंटे वो काम कर रहे हैं चुनाव को जीतने के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1982 में जो था चुनाव हुआ था, तो फिर वहाँ पे जो कह सकते हैं जो ये थे देवीलाल, वो क्या किए थे, जीत गए थे। फिर से 1987 में, यानी कि 5 साल बाद, 1982 के 5 कितना होगा, 7 होगा, तो 5 साल बाद 1987 में, यानी कि 1987 में फिर से हरियाणा में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, जिसकी वजह से देवीलाल, इनका पूरा नाम क्या है, चौधरी देवीलाल, क्या कर रहे हैं बेचारे, दौड़ धूप रहे हैं उस इलेक्शन को जीतने के लिए। अब हो गया इनका पार्टी। अब कह रहा है जो इनका अपोजिशन में, यानी कि जो इनके अपोजिट में खड़ा है, जो इनको विरोध में खड़ा है, वो क्या होना है, वो एक मूवमेंट है, एक पार्टी का नाम है न्याय युद्ध। ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं जस्टिस के लिए, यानी कि न्याय के लिए। ठीक है, वो उन्होंने एक नया पार्टी बनाया है जिसका नाम है लोक दल। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इस पार्टी को ज्वाइन कर दिया अपोजिशन वाले को, और क्या कर रहे हैं, उस जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वो लड़ेंगे और देखेंगे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो अब देखते ही हैं कि कोई भी जाकर जो नेता रहता है, जो स्पीच देने आता है, तो कई सारे क्या करता है, वादे करता है। जिस तो वैसे ही देवीलाल ने भी कुछ वादे करते हैं अपने लोगों से। क्या कहते हैं, हरियाणा के लोगों से वो कहते हैं कि यदि हमारी पार्टी जीत गई, यानी कि जो उनकी पार्टी है अगर वो जीत जाती है इलेक्शन में, तो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट सबसे पहले जो फार्मर्स हैं, यानी कि जो किसान हैं, उनके जो लोन्स हैं, यानी कि जो उनके कर्जा है, उनको माफ़ करेंगे। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो गांव में हैं, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, चौराहे पर रहते हैं, वो जो कर्ज लिए हैं उनको माफ़ करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि अगर हम इस इलेक्शन को जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो किसान हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार वाले हैं, उनके जो कर्ज होगा उनको हम माफ़ करेंगे। तो हर पार्टी यही करती है, क्या करती है, कुछ वादे करती है और वादे को कभी पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्या कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं देवीलाल भी कि अगर मैं जीत गया क्या करूँगा, लोन को जो तुम्हारा होगा, लोन होगा किसानों का, वो मैं माफ़ कर दूँगा। तो होता भी यही है। कह रहा है कि जो इस समय की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं है, यानी कि जो उसमें गवर्नमेंट बनी थी 1982 में, उससे लोग खुश नहीं थे। क्यों खुश थे, क्योंकि जो उसका सीएम था, जो उसका राजा था, वो अच्छे काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए जो वहाँ के लोग होंगे वो खुश नहीं होंगे।
तो जब देवीलाल आते हैं किस दल से, लोक दल से, तो लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करना चालू कर देते हैं और सोचते हैं क्यों ना इनको इस बार क्या बनाया जाए, वहाँ का सीएम बनाया जाए। तो जीत भी जाते हैं। जब चुनाव होता है तो देवीलाल जो रहते हैं, ठीक है, जिसका कहानी बताया जा रहा है, जो 76 साल के हैं और 18-18 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, चुनाव को जीत जाते हैं। कितने सीटों से, 76 सीटों से, यानी कि 90 सीट रहती है, 90 में से 76 सीट क्या होते हैं, इन्होंने अपनी तरफ पा लेता है, यानी कि 60 सीटें इनकी रहती हैं और इनके जो सहायक रहते हैं उनका, यानी कि देखा जाए तो 90 में से 60 सीट ये क्या हो चुके हैं, जीत चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है लोकदल एंड इट्स पार्टनर 176 आउट ऑफ 90, यानी कि 90 में से 76 वोट इनके पूरे पार्टी मिलके जीतती रहती है, ठीक है, इन द असेंबली। और लोकदल अकेला, यानी कि जो इनका पार्टी है खुद का, उसमें से बस ये अकेले ही 60 सीट पाए रहते हैं, यानी कि वैसे ये क्या हुए हैं, पूरी तरह से मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत तरीके से ये जीत चुके हैं, ठीक है। तो इनका पार्टी आ चुका है, यानी कि देवीलाल का पार्टी आ चुका है अब उस हरियाणा में। अब देखते हैं आगे। फिर कह रहा है कि जब इलेक्शन का जब क्या आता है, परिणाम आता है, तो जो पुराना सीएम रहता है वो क्या कर देता है, उस अपने पद से, अपने सीट से क्या कर देता है, रिज़ाइन कर देता है। फिर जो नया सीएम रहता है उस कुर्सी पे आके दोबारा बैठता है। तो नया सीएम कौन बना है, लोकदल के देवीलाल जी बने हैं, ठीक है, वहाँ के लिए क्या बने हैं, सीएम बने हैं हरियाणा के। कह रहा है कि जब ये जीतते हैं, देवीलाल जीत जाते हैं, तो 4 सालों तक बहुत अच्छे से काम करते हैं लोगों के लिए। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि क्या करेंगे, फार्मर का, किसानों का, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके जो कर्जे होंगे उनको माफ़ करेंगे, करते भी है। यहाँ पर लिखा है कि जब वो जीतते हैं ना, उनके 3 दिन बाद ही वो ऑर्डर देते हैं कि जितना भी कर्जा है किसानों का, छोटे छोटे बिजनेसमैन का, व्यापारियों का, उन कर्जों को क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, और माफ़ भी हो जाता है। लेकिन जब 5 साल बाद चुनाव होता है दोबारा 1991 में, ठीक है, देखो 1982 में चुनाव हुआ था, 1987 में हुआ था, फिर 1991 में हुआ था, ठीक है। तो 1987 जब हुआ था देवीलाल जीत गए थे, लेकिन जब 1991 में हुआ, ठीक है, तो वो वहाँ पे हार गए थे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो पार्टी थी कांग्रेस की, यानी कि राहुल गांधी वाली पार्टी, फिर वहाँ पे जीत गई। फिर से क्या हुआ, राहुल गांधी का पार्टी बन गया, यानी कि वो बस 5 सालों तक ही क्या कर पाएँ, काम कर पाएँ। कौन, देवीलाल, ठीक है। देखो अब इसके बाद टॉपिक आता है वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। अभी हमने देखा कि इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, इलेक्शन क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और लोग जिसको पसंद करते हैं उसी को अपना सीएम, पीएम या प्रधान वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होते हैं। देखो इसका जो पहला पैराग्राफ है, कह रहा है कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि लगभग 100 कंट्री ऐसी, यानी कि 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसी कंट्री 100 कंट्री ऐसी है जो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें से हमारा भारत भी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लगभग 100 कंट्री ऐसी हैं, 100 देश ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन होता है, जिसमें से हमारा भारत भी है, और ऐसे कंट्री है जो कि क्या है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे लोगों का राज चलता है। अब देखो मेन इसका जो टॉपिक है वो क्या है, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। देखो उसका ज़रूरत एग्जांपल ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ पे मैं समरी आपको बता रहा हूँ। देखो कह रहा है कि जो इलेक्शन का ज़रूरतें होती हैं वो इसलिए होती है ताकि जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि अपने प्रधान को, अपने सीएम को, अपने पीएम को क्या कर सके, चुन सके, और लोगों के हिसाब से काम हो सके। इसीलिए हर साल, हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जिसके वजह से सीएम को, पीएम को क्या होना पड़ता है, हर 5 साल के बाद विदाई लेनी पड़ती है। अगर वो सीएम पीएम कोई अच्छा काम कर दिया तो क्या होता है, दोबारा सीएम पीएम बन जाता है। जैसे क्या हुआ है, हमारे जो है पीएम है, प्रधानमंत्री, वो 2 बार पीएम बन चुके हैं, और 2025 में फिर से चुनाव होने वाला है। अगर लोग पसंद करते रहेंगे तो फिर चुनाव क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और फिर पीएम बन जाएंगे। तो इसीलिए चुनाव किए जाते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर, अंग्रेजी में देख लेते हैं, कह रहा दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म, ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, बाय विच पीपल, जिसके द्वारा लोग कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोग अपने सीएम पीएम को चूज कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि हर 5 साल में, ठीक है, एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो, यदि उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि उन्हें बदल भी सकते हैं यदि वो लोग चाहें तब। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं, यानी कि चुनाव बोलते हैं, ठीक है। हर 5 साल में चुनाव होता रहता है, तो ये कहते हैं चुनाव, ठीक है। अब देखो कह रहा देयरफॉर इलेक्शन आज कंसिडर्ड इसेंशियल, इसलिए जो इलेक्शन है हमारे लिए क्या हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है, इसेंशियल यानी कि जरूरी हो जाता है, ठीक है। इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मेनी चॉइसेस, कह रहा है जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं हर 5 सालों में, जो वोटर्स होते हैं, यानी कि जो वहाँ के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके पास कई सारी चॉइसेस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस 2 ही पार्टी हैं, कई सारी पार्टी हैं, राहुल गांधी की पार्टी है, मोदी जी का पार्टी है, केजरीवाल का पार्टी है। अब जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को क्या कर सकते हैं, जिता सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है, जिसको चाहेंगे उसको सीएम पीएम बना देंगे अपने 5 साल का राज करने के लिए। इसी इलेक्शन जरूरी होते हैं। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है,
दे कैन चूज़ हु विल मेक द लॉ फॉर देम। वो जो वहाँ के लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए जो लॉज बनेंगे वो कौन बनाएगा, राहुल गांधी बनाएंगे कि कौन बनाएगा, मोदी जी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो लोग देख सकते हैं। फिर कह रहा है दे कैन चूज़ हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, यानी कि वो चूज़ कर सकते हैं, उनका अधिकार है पूरा कि उनके लिए जो गवर्नमेंट है कौन चलाएगा और कौन बड़े बड़े डिसीजन लेगा। राहुल गांधी जी डिसीजन लेंगे, केजरीवाल डिसीजन लेंगे कि मोदी जी लेंगे। अब तीनों में से जो बेहतर होगा, जो लोगों को पसंद आएगा, वो उसको वोट देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा लॉ जो है वो चेंज होगा, कौन सा लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, तो कौन चेंज करेगा, कौन बनाएगा, जिसको लोग चुने रहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री बना रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इस समय के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है, तो मोदी जी जो चाहे वो रूल ला सकते हैं। ठीक है, बस वो क्या होना चाहिए, लोगों के अधिकार में होना चाहिए, यानी कि लोगों के हित के लिए होना चाहिए, लोगों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो है, अगर वो कुछ नियम लाना चाह रहे हैं तो नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सीएम या पीएम नहीं है। ठीक है, तो जब वो सीएम या पीएम बनेंगे तो भी जो नियम लाएंगे वो लागू होगा। तो फिलहाल अभी पीएम कौन है, मोदी जी हैं। तो जो भी नियम लाते हैं वो लोगों के हित के लिए लाएंगे और लोगों को फ़ायदे के लिए लाएंगे। तो इसलिए चुनाव हमारे लिए क्या है, ज़रूरी हो जाता है अपने राजा को चुनने के लिए। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा व्हाट मेक्स द इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कि जो इलेक्शन है जब होता है तो किससे हम मतलब बता सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे हमारे इंडिया मान लेते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है, सीएम का, पीएम का और प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो जिसके हम बता सकते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं बस उसी कंट्री में होते हैं जो कंट्री क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि लोकतंत्र होता है, जहाँ पर लोगों का राज होता है। ठीक है, तो इलेक्शन बस वहीं हो सकते हैं जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। तो कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ तुम इलेक्शन कहाँ करवा सकते हो, तो हम इलेक्शन वही करवा सकते हैं जहाँ पर कंट्री क्या हो, आज़ाद हो, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोगों का राज हो, लोकतंत्र वाला देश हो। ठीक है, वहीं पर इलेक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। कह रहा है सच हो, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री और इलेक्शन में दोनों में सिमिलरिटी क्या है। देखो जो डेमोक्रेटिक होगा यानी कि लोकतंत्र होगा, जो इलेक्शन हो रहा होगा उसमें हर एक इंसान को, जैसे मान लेते हैं इंडिया में 100 लोग हैं। ठीक है, मान के चलते हैं 100 लोग हैं, तो वैसे 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन मान के चलते कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो 100 लोगों में से हर एक इंसान के पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए अपने राजा को, अपने सीएम को, अपने पीएम को चुनने का। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्या, डेमोक्रेटिक, और उसी को बोलेंगे फेयर इलेक्शन हो रहा है, यानी कि ठीक ठाक इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट, पहला पॉइंट ये कहता है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, यानी कि हर एक इंसान को अधिकार होना चाहिए अपने क्या चुनने के लिए, अपने राजा को चुनने के लिए। दिस मीन्स डैट एवरी शुड वन हैव वन वोट, यानी कि हर एक इंसान के पास एक वोट होगा। ठीक है, एंड एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू, यानी हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, कास्ट यानी कि जाति का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, किसी भी धर्म का हो, हर एक इंसान का हर एक वोट होगा और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि ये इंसान गरीब है तो इसकी वैल्यू कम है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे अंबानी वोट दें तभी एक ही वोट होगा, चाहे गरीब वोट दें वो भी एक ही वोट होगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा, सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो उसी को हम बोलेंगे फेयर डेमोक्रेटिक फेयर इलेक्शन, यानी कि ऐसा कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेटिक भी है और ठीक ठाक इलेक्शन भी होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो भी पार्टियां होती हैं, सेकंड पॉइंट कह रहा है जो भी पार्टियां होती हैं उस कंट्री में, जैसे मान लेते हैं इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में क्या है, कई सारी कंट्री है, नेशनल पार्टी है, बीजेपी का है, कांग्रेस है, फिर केजरीवाल का आम आदमी पार्टी। कह रहा है जितनी भी पार्टियां हैं ना, और जब इलेक्शन होगा, चाहे सीएम लेवल पे हो, चाहे प्रधानमंत्री लेवल पे हो, यानी कि स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे हो, दोनों में जो पार्टीज होंगी ना वो लोगों को क्या देंगी, लालच देंगी। लालच यानी कि एक तरह से चॉइस देंगे कि अगर हम जीत गए हैं तो ये काम करेंगे। फिर मोदी जी कहेंगे अगर हम जीत गए हैं तो लोगों का जो लोन होगा वो माफ़ करेंगे। फिर राहुल गांधी बोलें कि अगर हम जीत गए तो लोगों को क्या देंगे, रोजगार देंगे। इस तरीके से हर पार्टी को क्या करना पड़ेगा, अपना अपना चॉइस देना पड़ेगा वोटर्स को कि अगर आप हमको जिताते हैं तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के पावर किसके हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब किस कंट्री में क्या है, कह रहा है कि हर कंट्री में एक फिक्स इंटरवल में क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। जैसे भारत में मान लेते हैं हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या है, एक फिक्स इंटरवल, ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 5 साल में हो रहा है और अगला इलेक्शन 6 साल में होगा, फिर अगला इलेक्शन 7 साल में होगा, ऐसा नहीं होता है। हर जो इलेक्शन होता है, जो हर सीएम होता है, जो हर पीएम रहता है, वो बस 5 सालों के लिए लगता है। फिर अगले साल क्या होगा, चुनाव होगा। अगर उसमें फिर से ये सीएम या पीएम जीतता है तो फिर क्या बनेगा, सीएम या पीएम बनाया जाएगा लोगों के द्वारा। अगर वो हार जाता है तो कोई और बनेगा। तो वही कह रहा तीसरा पॉइंट कि चॉइस होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए हर एक रेगुलर इंटरवल में, यानी कि जो इलेक्शंस है ना
मस्ट बी हेल्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, हर किसी न किसी एक फिक्स समय में होने चाहिए। वो फिक्स समय क्या है? 5 साल का, यानी कि हर 5 साल में क्या होता है? एक बार चुनाव होता है, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे वो CM का हो, चाहे वो PM का हो। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड, यानी कि जो वहाँ पे CM या PM जीत रहे होते हैं उन लोगों के द्वारा चुने जाएं, तभी हम बोलेंगे कि ये कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है अपने आप को ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, अपने आप को वोटिंग करवा रहा है। जैसे मान लेते हैं कोरिया है, ठीक है, कोरिया में किंग जोंग है, तो बहुत मतलब कह सकते हैं वो बैड इंसान है। वो ज़बरदस्ती अगर वोटिंग भी कराएगा तो अपने आप को ही वोट दिलवाएगा, और कोई सामने उसके क्या होगा, कोई खड़ा होगा वो इलेक्शन के लिए तो उसको मरवा देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं मोदी जी हैं, राहुल गांधी हो गए और केजरीवाल हो गए, तीनों को इक्वल चांस है जीतने का, यानी कि जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे उसको जीतवाएंगे। तो ये मतलब होना चाहिए। वही कह रहा है कि जो कैंडिडेट हैं CM या PM के लिए उन लोगों के द्वारा चुने जाएं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती अपने ही हाथ चुन ले रहा है कि हमें CM हमें PM, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है, 5वां पॉइंट, कि जो इलेक्शंस है यानी कि जो चुनाव हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, यानी कि कोई भी उसमें धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि चुनाव क्या है? अच्छे तरीके से हुआ है। तो वही कह रहा है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, यानी कि होना चाहिए इन अ फ्री, यानी कि सही तरीके से, कोई पैसा वैसा न लगे, और फेयर तरीके से, यानी कोई धोखाधड़ी ना हो, जिसके द्वारा लोग अपने राजा को चुन सकें सही तरीके से। ठीक है, मतलब अभी होता भी है, ऐसा नहीं है कि जो चुनाव होता है उसमें धोखाधड़ी होता है, जानबूझ के BJP को जितवाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या रहते हैं लोग, सिपाही वगैरह रहते हैं, पुलिस वगैरह तैनात रहते हैं, आर्मी वगैरह रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए, पाँचों पॉइंट होना चाहिए क्या कराने के लिए? एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए। इसके बाद टॉपिक आता है छोटा सा, इट इज़ गुड, पूछ रहा है आपसे क्या यह सही है कि पॉलिटिकल का कंपटीशन होना चाहिए, यानी कि जो भी पार्टियां हैं क्या उनका कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं हमारा देश है इंडिया, ठीक है, वहाँ पे 3-4 पार्टियां हैं, BJP है और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, मोदी जी हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल है। कह रहा है ये तीनों का होना ज़रूरी है, क्यों ना एक ही पार्टी हो, बस BJP बस। ठीक है, अगर ऐसा होगा बस BJP की पार्टी होगी तो हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा दूसरे राजा को चुनने के लिए। तो क्या करेगा? जो BJP वाला होगा वो अपने मनमानी करेगा, यानी कि लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने लिए काम करेगा फिर। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि और भी पार्टियां होनी चाहिए कंपटीशन के लिए, ताकि क्या होना चाहिए? कंपटीशन बना रहे मार्केट में। और राहुल गांधी की जब इलेक्शन हो तो राहुल गांधी क्या करेंगे? जो BJP वाले को दोष देंगे, BJP वाले राहुल गांधी को दोष देंगे। इस तरीके से क्या होगा? सामने वाला पार्टी अपना हमेशा अच्छा काम दिखाएगा, लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। मजबूरी अगर वो नहीं करना चाहेगा तब भी वो मजबूरी क्या करेगा? अच्छे काम करेगा, ताकि आने वाले चुनाव में हम फिर से वो जीत सके। ठीक है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अगला जो लीडर है क्या कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि मान लेते हैं एक ही पार्टी होता, बस BJP बस पार्टी होता, तो उसमें का कोई मेंबर बार बार खड़ा होता, तो हम क्या कर पाते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता किसी दूसरे राजा को चुनने के लिए। तो क्या करते? मोदी जी अपने आप को मनमानी करते, ठीक है, जो मन करे वो करते, हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? क्या करते हम? कोई दूसरा राजा ही नहीं चुनने के लिए। तो वही कह रहा है, हमारे पास क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके? एक दूसरे को वो लोग नीचा दिखा सके और हम उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मान लेते हैं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? राहुल गांधी जो उसका बुराई करेंगे। तो हमको पता है भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, उसी को हम वोट देंगे। ठीक है, चाहे राहुल गांधी होगा, चाहे केजरीवाल होगा, चाहे मोदी जी होगा। तो पार्टियां होना जरूरी है। तो क्या आप लिखेंगे एग्जाम में? अगर आ गया इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल पार्टी, तब लिखेंगे यस, बिकॉज ऑल पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे? एक दूसरे को अपोज करते रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बता रहा है आपको कि जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी उतना ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा? चॉइस मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। सब लोग कहते हैं ना कि मेरे पास चॉइस होना चाहिए, तो ऑप्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो हम लोग चुन पाएंगे किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो ये बात है जो मैंने बताया है, वही चीज़ यहाँ पर सब बताया गया है कि जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी उतना हमको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा, और उतना ज़्यादा क्या मिलेगा? हम लोग को चॉइस मिलेगा अपने जो फ्यूचर के लीडर को चुनने के लिए, सेलेक्ट कर सकें कौन सा अच्छा लीडर है। ठीक है, तो पार्टियां होना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें? चूज़ कर सकें, हमारे पास ऑप्शन हो अपनी पार्टी को चुनने के लिए। तो पार्टियां होना ज़रूरी है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ कार्टून बनाए गए हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो, ये है नेता, आता है कहता है मेरे पास रोजगार है, मेरे पास घोषणाएँ हैं, मेरे पास वादे हैं। तो जो चुनाव है, यानी कि जो कॉमन लोग हैं वो कहते हैं मेरे पास क्या है? वोट है। ठीक है, तो हम जिसको चाहें उसको वोट देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसे 4 और पड़े हैं। तो मान लेते हैं कौन है? कोई पार्टी का नेता आता है, तो क्या करता है? कहता है कि देखो तुम अपने वादे पे खड़े रहो, हम तुमको वोट देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन है, हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास केजरीवाल है, हमारे पास मोदी जी, हमारे पास CM योगी है, कई सारे लोग हैं। ठीक है,
तुम जब काम करोगे तभी हम तुमको क्या करेंगे, वोट देंगे। इस तरीके से लोगों के पास क्या होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए दूसरे राजा को चुनने के लिए। और चॉइस ही नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह जाएगा। कैसी कंट्री हो जाएगी, डिक्टेटरशिप वाली, यानी कि जबरन वाली, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, अधिकार नहीं होगा किसी और को चुनने का। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनके क्या क्या सिस्टम होते हैं, उनको देखते हैं। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोकसभा है जहाँ पे सीएम लोग बैठते हैं और विधानसभा जहाँ पे पीएम लोग बैठते हैं, यानी कि असेंबली जहाँ पर जो नेता वगैरह बैठते हैं, तो जहाँ सुने ही होंगे आजकल कि लोकसभा में ये चल रहा है, विधानसभा में ये चल रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल के गैप में होते हैं। या कितने साल के गैप में होते हैं, 5 साल। सबको पता है हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ठीक है। तो लोकसभा में, विधानसभा में, दोनों में, यानी कि नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी या अर्बन लेवल पे यानी गांव लेवल पे भी हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है। और उस चुनाव में जो भी जीतता है उसी को क्या बनाया जाता है, सीएम, पीएम या प्रधान बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है जो चुनाव होते हैं ना वो कभी कभी 4 साल में भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वो रेयर केस में होता है जब कभी कभार क्या होता है, जो मेंबर होता है यानी कि जो सीएम या पीएम होता है उसकी डेथ हो जाती है अचानक से, या किसी वजह से वो क्या कर देता है, अपने पद को इस्तीफा दे देता है, यानी कि रिज़ाइन कर देता है। तब क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है। उसी को हम कहते हैं बाई इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन गलती से हो रहा है, यानी कि उसके डेथ हो गई या किसी कारणवश क्या दोबारा इलेक्शन कराया जा रहा है। तो कभी कभार होता है, रेयर केस में होता है, 50-60 सालों में एक बार होता है। तो पहले होता था, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जनरल इलेक्शन, यानी कि जो हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में 1 वर्ड में पूछ दे कि ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो कभी क्या होता है, बाई इलेक्शन की वजह से होता है। तो बाई इलेक्शन क्या होता है, वो इलेक्शन होते हैं जहाँ पे जो सीएम या पीएम है उसकी अचानक से डेथ हो जाए या क्या करते हैं अपने पद को वो इस्तीफा दे दे, ठीक है, तब होता है बाई इलेक्शन। नहीं तो नहीं होते हैं, नहीं तो जनरल इलेक्शन होता है हर 5 साल में, ठीक है। अब देखो आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी क्या क्या दिक्कतें मतलब होती हैं चुनाव में, देखते हैं। देखो कह रहा है जो भारत का इलेक्शन है, यानी जो भारत का चुनाव है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। भाई भारत तो काफ़ी बड़ा देश है, अब एक ही चुनाव तो हो नहीं सकता। जो नेशनल लेवल का चुनाव है, जो पीएम लेवल का चुनाव है वो अलग जो है कमेटी संभालती है। जो नेशनल लेवल, जो स्टेट लेवल का है यानी कि जो राज्य लेवल पे है, जहाँ सीएम है, योगी हैं, ठीक है, वो कोई और संभालता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो कोई और संभालता है, और जो गांव लेवल पे होते हैं कोई और संभालता है। तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हिस्सा, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है जो लोकसभा है, यानी कि जो लोकसभा है, दिख रहा है ना, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो हमारा देश है वो लगभग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया, यानी कि 543 भागों में बांटा गया है, जिसमें से द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भी मेंबर क्या होते हैं उसमें चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का जो मेंबर होगा वही उस चुनाव में क्या हो सकेगा, खड़ा हो सकेगा, नहीं तो और कोई चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बस एमपी क्या हो सकते हैं, मेंबर ऑफ कैंडिडेट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं चुनाव के लिए। देखो यहाँ पे 2 टर्म आएंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए, हो सकता है आए, एक आएगा एमपी और एक आएगा एमएलए, ठीक है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो नेशनल लेवल से जुड़ा हो, यानी कि प्रधानमंत्री वगैरह से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं एमपी। नाम में ही लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक ही है दिल्ली में, तो क्या नेशनल लेवल पे काम करती है। और दूसरा होता है हमारा एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेवल पे, यानी कि जो राज्य होता है उसके लेवल पे। तो 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के काम धाम को संभालते हैं, और दूसरा होता है कौन, एमएलए होता है, जो बाद में सीएम वगैरह भी बन जाता है, ठीक है। तो 2 तरह के लोग होते हैं, याद रखिएगा। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेन एक ही है पार्लियामेंट, और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या कह सकते हैं कि एमएलए, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल के लिए होता है, यानी कि राज्य के स्तर पे। ये तो हो गया स्टेट और नेशनल लेवल पे। अब कह रहा है ठीक इसी तरह से होता है हमारे पंचायत में, यानी कि गांव वगैरह में। कह रहा है हर गांव में जो होता है, गांव को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में, यानी कि हर गांव क्या होता है, वार्ड में डिवाइड होता है। यानी कि गांव में भी क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पाए जाते हैं, और वहाँ भी जब चुनाव होता है तो इसी तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों जगह पे अलग अलग होता है, यानी कि स्टेट नेशनल लेवल पे एमपीज़ होते हैं, और स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं, और पंचायत लेवल पे लोकल लोग होते हैं। कोई भी उठ सकता है, वहाँ पर कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। जिसके पास ज़्यादा काम अच्छा होगा, जिसका काम ज़्यादा अच्छा होगा, उसी को लोग क्या होंगे, गाँव का प्रधान बना देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखो इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कौन सा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूट जो कुछ लोगों के लिए क्या है, उसको बांध दिया गया है कि उसमें और कोई नहीं आ सकता। जैसे मान लेते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे
देखो, जो नेता वगैरह होते हैं सबको पता है बहुत अमीर होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसके वजह से जो गरीब लोग होंगे यानी कि जो एसटी और एससी होंगे, जो कह सकते हैं जो लोअर कास्ट के लोग होंगे, उस तरीके से तो वो बेचारे गरीब होते हैं, वो कभी सीएम पीएम या प्रधान वगैरह बन ही नहीं पाएंगे। इसी को देखते हुए जो हमारा संविधान है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको देखते हुए कहीं जो गरीब लोग हैं वो पीछे ना रह जाएं, वो बेचारे उनका उद्धार ना हो पाए, उसको देखते हुए उन्होंने क्या बनाया, नया नियम बनाया है कि आज 2012 की बात, कब बनाया, 2012 में बनाया था, यहाँ पर दिया गया है, ये देखो दिख रहा है नीचे है 2000 कहाँ गया यार, 2012 में बनाया गया था नियम कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, चाहे एससी हो गए चाहे एसटी हो गए हैं, उनके लिए कुछ सीटें क्या कर दिया जाएंगी, फिक्स कर दिया जाएंगी कि अगर मान लेते हैं 100 लोग हैं यानी मान लेते हैं 1000 लोग हैं, तो 1000 में से कुछ लोग की सीट जो होती है, मान लेते हैं 100 सीट क्या हुआ है, इनके लिए फिक्स कर दिया गया है कि इन 100 सीटों पे इनके अलावा और कोई भी नहीं बैठ सकता, भले वो सीट खाली रहे। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ की जो लोग हैं उन सबको मौका मिल सके क्या करने के लिए, अपने देश को विकास करने के लिए किसी चुनाव के जरिए, किसी पार्टी के जरिए। तो इसलिए जो हमारा संविधान ये बताता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बस उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास पार्टियां होनी चाहिए और उनके सपोर्ट करने के लिए लोग होने चाहिए, वो भी क्या कर सकता है, सीएम या पीएम का या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि चाहे गरीब लोग हो चाहे अमीर हो, सबको क्या मिला है, इक्वालिटी का अधिकार मिला है। हर कोई क्या कर सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव के लेवल पे चुनाव लड़ सकता है। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है एससी के लिए क्या है, कुछ सीटें फिक्स्ड है, और एसटी के लिए भी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से क्या होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जिसको हम दलित बोलते हैं, ठीक है, दलित यानी कि लोअर कास्ट के लोग। तो इनके लिए जो सीटें फिक्स की गई हैं ताकि ये भी लोग सामने आ सके और इनका भी क्या हो सके, उद्धार हो सके, इनका भी विकास हो सके। तो बताया जा रहा है कि करंटली यानी कि इस टाइम पे इन द लोकसभा में लगभग 84 सीट क्या है, इनके लिए फिक्स कर दिया गया है। किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और 47 सीट यानी कि 47 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिया गया है 2012 से ही, यानी कि 2012 के बाद से लोकसभा में 84 सीट और 47 सीट किसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यानी कि असेंबली के लिए, यानी कि जो दोनों लोग हैं शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये दोनों बहुत ही बेचारे गरीब लोग हैं। तो इनको आगे आने के लिए, इनका विकास करने के लिए क्या किया गया है, इनके लिए सीट फिक्स कर दिया गया है कि इन सीट पे बस यही लोग आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास बेचारे पैसा नहीं होता है, उनके पास पावर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट इनको क्या करती है, प्रोत्साहन करती है कि आप भी आइए हमारे अंदर, हमारे पार्टी में आइए और चुनाव का हिस्सा बनिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये भी लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को या अपनी पार्टी को या अपने समाज को डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो सबको यहाँ पर अधिकार मिलता है, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, यानी कि किसी भी धर्म का हो किसी भी कास्ट का हो, सबको अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा भारत है, सबको अधिकार देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो जो सीटें फिक्स रहती हैं ना, वो हर 5 साल में जो चुनाव आता है, जैसे मान लेते हैं चुनाव आया, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं गाँव का, ठीक है। गाँव में जो हर 5 साल में चुनाव होता है प्रधान का, तो जो चुनाव होता है वो सीट किसी के लिए आता है किसी के लिए नहीं आता है। कभी कभार क्या होता है, सीट आता है औरतों के लिए, तो यानी कि जो गांव का प्रधान होगा वो किसी लेडी होगी, यानी कोई भी लेडी हो सकती है, जो चुनाव लड़ेगा जो जीतेगा वो लेडी बनेगी, ठीक है। मान लेते हैं चुनाव खत्म हुआ, अगली बार फिर चुनाव आया, तो उस चुनाव में क्या आया, सीट आ गया किसके लिए, ओबीसी के लिए, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, यानी कि जो बीच वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, उनमें से कोई एक क्या हो सकता है, खड़ा होकर चुनाव जीत सकता है। अगले बार आ गया गरीब लोगों के लिए, एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी गांव में जो लोग होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, चुनाव के लिए खड़ा होंगे और जो जीतेगा उसको प्रधान बना दिया जाएगा 5 सालों के लिए। वैसे ही अगले साल मान लेते हैं किसके साल आ गया, जो जनरल हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो थोड़ा अमीर लोग हैं, उनके लिए आ गया, तो वो लोग 5 साल के लिए क्या बनेंगे, प्रधान बनेंगे। इस तरीके से हर साल क्या होता है, सबको मौका मिलता रहता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं और आप भी ये काम कर सकते हैं। अब आता है हमारा वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट यानी कि जो चुनाव में वोटिंग करते हैं, जो चुनाव देते हैं हम और आप, ठीक है, हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो उनका देखते हैं। अब देखो हमारे कंट्री में क्या होता है ना, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि एक नया नियम आया था जब देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, यानी कि 1947 में 15 अगस्त को ये हुआ था हमारा देश। कह रहे ऐसे ही जितने भी देश आज़ाद हुए हैं, हर कंट्री में देश आज़ाद होने के बाद इलेक्शन आया है, यानी कि चुनाव आया है। हर चुनाव में एक नया नियम आया है। क्या नियम था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि उस देश के जो नागरिक हैं, यानी कि उस देश में पैदा हुए हैं, जो उस देश में रहने वाले हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है वोट देने का। हर एक इंसान का एक वोट होता है और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि गरीब का वोट कम होगा और अमीर का वोट की वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं होता है।
हर वोट की वैल्यू एक होती है और हर एक इंसान के पास एक वोट होता है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि कौन इंसान वोट दे सकता है, कौन इंसान वोट नहीं दे सकता है। देखो हमारे कंट्री में क्या होता है कि जो भी इंसान या जो भी औरत या जो भी लड़की या जो भी मेल, लड़का या लड़की कोई भी हो, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी इंसान हो, वो वोट तभी दे सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज 18 ईयर्स एंड एबव, यानी कि जो भी सिटीजन हैं 18 साल के ऊपर हैं, 18 साल के हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है इलेक्शन में वोट देने का, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जेंडर के हो। ठीक है, लिखा है ना, किसी भी जाति के हो, कास्ट यानी कि जाति, किसी भी रिलीजन यानी कि धर्म, किसी भी जेंडर, किसी भी लिंग के हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे दोनों हो। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो किसी भी हर एक इंसान को, हर एक मानव को अधिकार है वोट देने का, बस वो क्या होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। अब चाहे वो क्या हो, अमीर लोग हों, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो, चाहे इलीगल एजुकेटेड हो, मतलब कोई से भी तरह से हो, बस वो इंडिया के लोग होने चाहिए और क्या होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, वो वोटिंग कर सकते हैं। तो ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा कि एवरी इन आवर कंट्री, यानी कि इन इंडिया एवरी सिटीजन हु इज़ एबव 18 और 18, ठीक है, कैन बी वोट, यानी कि उसके पास पूरा क्या अधिकार है वोट देने का। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये था हमारा वोटर लिस्ट, यानी कौन कौन वोट दे सकते हैं। तो अभी अगर जब 18 साल के हो जाएंगे तो आप भी वोट दीजिएगा, जिसको मन करे उसको वोट दीजिए, कोई आपको नहीं रोके टोकेगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे एक नया सिस्टम आया था जिसका नाम था एपिक। क्या नाम था, एपिक। एपिक का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब देखो मैं ध्यान सुनिएगा, जब भी इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन के साल भर पहले से जो है, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो काम करना शुरू कर देती है, कौन सा इंसान वोट दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता, वो लगती है कैलकुलेशन करने। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद एक लंबा सा क्या रहता है, एक लिस्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। जो भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ना, उसका वही टॉपिक नाम है वोटर लिस्ट, यानी कि ऐसे इंसान जो वोट दे सकते हैं। तो कौन इंसान है, जो 18 साल के ऊपर है। तो हमको पता कैसे चलता है कि हमारा वोटिंग आया है। तो हमारे घर क्या आता है, एक कार्ड आता है जिसके क्या रहता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड रहता है। उसमें हमारा फोटो रहेगा, उसमें हमारा नाम रहेगा, उसमें हमारा एज रहेगा, उसमें हमारा एड्रेस रहेगा। यानी कि हम क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सके हैं वोट देने के लिए। तो उसी को बोलते हैं एपिक। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि एपिक क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर, मुझसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले आप पॉइंट ये लिखेंगे कि एपिक का फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आप क्या है, आइडेंटिटी के आपके पास आइडेंटिटी कार्ड रहेगा इलेक्शन को वोट देने के लिए, तभी आप वोट दे सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये वेरीफाई करता है कि आप 18 साल के ऊपर हैं और आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और आपके पास पूरा अधिकार है वोट देने का। ठीक है, इसी को बोलते हैं एपिक, यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, लोगों को देती है और लोगों को बताती है कि आप भी क्या हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं वोट देने के लिए। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हम भी क्या हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, हम भी एडल्ट हो चुके हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं जब हमको ये मिलेगा कार्ड। ठीक है, तो जब 18 साल के हो जाएंगे तो आपके घर जो होगा, जो ओरिजिनल गांव होगा आपका या शहर में होंगे, तो आपके घर ही आएगा। ठीक है, तो अभी आप छोटे हैं, अभी पढ़िए बस। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। कह रहा हम लोगों ने अभी जाना कि जो इंसान वोटिंग के लिए एलिजिबल है उसका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। यही हमने जाना अभी कि जो 18 साल का होगा, जो 18 साल के ऊपर होगा, यानी कि जो 18 साल का होगा या उससे जो ऊपर होगा वही बस वोटिंग कर सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम 18 साल के हो चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं क्या बनना, प्रधान बनना चाह रहे हैं या सीएम बनना चाह रहे हैं या एमएलए बनाना चाह रहे हैं, यानी कि कोई विधायक वगैरह बनना चाह रहे हैं, तो आपका जो एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 साल होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ पता चलती है, यानी कि वोटिंग के लिए हमारी एज 18 साल होनी चाहिए और कोई पद ज्वाइन करने के लिए, कोई पद को इलेक्शन को खड़ा होने के लिए, चाहे प्रधान के लिए, चाहे एमएलए के लिए या विधायक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, वही कह रहा है द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट इज द मिनिमम एज ऑफ 25 साल। यानी किसी भी पद पे आप जाने के लिए, किसी भी पद पे इलेक्शन कराने के लिए या करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल की होनी चाहिए। तो जब 25 साल के आप हो जाएंगे तो आप जहां मन करे चाहे वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्शन करवा सकते हैं। चाहे तो आप प्राइम मिनिस्टर का भी शायद नहीं, प्राइम मिनिस्टर का शायद 35 साल होता है। ठीक है, तो आप एमएलए वगैरह का या सीएम वगैरह का तक क्या कर सकते हैं, आप वोटिंग करा सकते हैं। और 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट कर सकते हैं, यानी किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। अब बस आपके क्या होना चाहिए, आपके पास कोई केस नहीं चलना है या आपके ऊपर कोई केस नहीं चलना होना चाहिए। वही कह रहा है देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन, यानी कुछ और भी नियम है इसको लेकर। क्या नियम है, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट दिस अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट।
कह रहा है वही उसी मेंबर को खड़ा किया जाता है जिसके पास क्या हो, लोगों का सपोर्ट हो और पार्टी को क्या हो, उस पर भरोसा हो, तभी क्या करेगा पार्टी, वो उसमें का नाम देगा। जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी को लोग बहुत पसंद करते हैं और पार्टी भी उन पर भरोसा करती है, इसलिए बार बार अपने मोदी जी को क्या करती है, खड़ा करवाती है। ठीक है, बीजेपी पार्टी में और भी नेता है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको ऊपर भरोसा नहीं है और लोग उनको पसंद भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और जिस पे पार्टी का भरोसा होगा उसी को क्या करेंगे, वो खड़ा करेंगे उस पार्टी के लिए, जैसे कि मोदी जी हैं या सीएम योगी जी हो गए। ठीक है, तो ये सब होती हैं कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन। तो वही कह रहा है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट वही बन सकता है, वही सीएम के लिए या पीएम के लिए खड़ा हो सकता है जो क्या होगा, पूरी तरह से एलिजिबल होगा, पार्टी इस पर भरोसा करेगी, लोगों का उसका सपोर्ट होगा, तभी क्या करेगी पार्टी खड़ा करेगी कि आप बीच क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर यानी कि नियम बनाया है कि एवरी कैंडिडेट यानी कि जो भी इंसान खड़ा हो रहा है किसी सीएम पद के लिए, किसी पीएम पद के लिए, किसी विधायक के लिए, उसके ऊपर कुछ रूल्स लागू होते हैं। जैसे क्या क्या रूल्स हैं, पहला रूल्स आता है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। यदि कह रहा कोई सीरियस जो क्रिमिनल केस अगर उस पर चल रहा है तो वो कैंडिडेट क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है, क्योंकि वो क्या और उस पर क्रिमिनल चार्ज है, यानी कि वो क्रिमिनल है, इसलिए उस पर क्या लगा, केस लगा है, तो वो चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी क्रिमिनल के ऊपर यानी किसी नेता के ऊपर क्या लगा, चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली, यानी कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए उसका पूरा कह सकते हैं फैमिली का बैकग्राउंड, ठीक है, कहाँ का है, वो क्या है, उसका हर एक कैंडिडेट का कह सकते हैं लिएबिलिटी, उसके पास कितनी ज़मीन है, कितना पैसा है, कितना क्या, हर एक चीज़ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। फिर कह रहा है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए कैंडिडेट का। ठीक है, ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पता भी चलना चाहिए कि बंदा कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, तो ये सब ज़रूरी है किसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो परफॉर्म करने वाले हैं चुनाव के लिए। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्शन कैंपियन। कैंपियन यानी कि होता है प्रचार, एडवर्टाइजमेंट करना अपने पार्टी का। हर पार्टी क्या करती है, मान लो 2025 में चुनाव आने वाला है, ठीक है, अब जितनी भी पार्टियाँ होगी, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो गई कांग्रेस पार्टी, चाहे मोदी की पार्टी हो गई बीजेपी वाली पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, या किसकी हो गई आम आदमी पार्टी हो गई केजरीवाल की। अब जैसे जैसे चुनाव आएगा नवंबर दिसंबर से आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रचार होगा, इतना ज़्यादा प्रचार होगा कि मतलब कई 100 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं प्रचार के लिए, और जो भी पैसा खर्च होता है वो किसका होता है, हम ही लोगों का होता है, हम ही लोगों से लूट से वो लोग प्रचार करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी करती है, हर पार्टी लूटती है, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे आम आदमी पार्टी होगी, हर पार्टी क्या करती है, लोगों से पहले 4 साल तक लूटती है, और 4 साल के बाद जब पाँचवा साल आता है, चुनाव का दिन आता है, तो भरपूर मात्रा में वही पैसा उनको वापस करती है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है यहाँ पर, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है सिंपली सिलिम प्रचार करना। ठीक है, जो पार्टी जितना ज़्यादा अच्छे से प्रचार करेगा, लोगों को बताएगा कि हम अगर जीत गए तो ये काम करेंगे। ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं नहीं, अगर हम जीत गए तो लोगों को मजदूर देंगे, लोगों मतलब लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी कहते हैं अगर हम जीत गए तो लोगों का जो कर्जा होगा उसको माफ़ करेंगे, और जो केजरीवाल है वो कुछ और कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, लोग अपने जो इलेक्शन होंगे, जो पार्टीज होंगी, वो क्या करेंगे, अपने पार्टी का प्रचार उतार करेंगे। उसी को हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपियन, यानी कि लोगों को दिखाएंगे कि आपके पास चॉइस है, आप जिसको मन चाहे उसको चॉइस करिए। उसमें दिखाएंगे लोग कि कौन सा गवर्नमेंट बेटर है, या कौन सा पार्टी जो है बेटर गवर्नमेंट बना सकती है। किसके द्वारा, इलेक्शन कैंपेन के द्वारा। जब इलेक्शन कैंपेन करेंगे, जब लोग रैली निकालेंगे, नेता एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सा पार्टी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से जब चुनाव नज़दीक आता है तो पूरा पैसा लोग झोंक देते हैं चुनाव वगैरह में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने में। तभी आप देखेंगे 2025 में चुनाव है, तो जैसे नवंबर दिसंबर पास आएगा, भरपूर मात्रा में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इतना ज़्यादा प्रचार करेगी, और सारा का सारा पैसा हम ही लोग का रहता है, हम ही लोग पे उड़ा देती है। ठीक है, इस तरीके से क्या करती है, हर पार्टी करती है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, सारी पार्टियाँ यही करती हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। कह रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो वहाँ का पार्टी होती है वो कहाँ का प्रचार करती है, न्यूज़पेपर पे हो गया, टेलीविज़न पे हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, हर एक जगह पे अपना जो है दावा फैला देती है कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, अगर हम जीत गए तो ये काम करेंगे। ठीक है, हर पार्टी का यही काम है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपियन। देखो यहाँ पर वही लिखा है, इन इलेक्शन कैंपियन पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ट्राई टू फोकस पीपल अटेंशन, वो लोगों का अटेंशन पाना चाहती है, लोगों का
ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है बड़े बड़े इशूज़ पे, ठीक है। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू द लास्ट टू दैट इशू एंड गिव देम टू वोट फॉर द पार्टी एम द बेस्ट इज एक्ट। जो चुनाव जो पार्टियां होती हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं और लोगों को बताती है जो दिक्कतें हैं हम उसको सॉल्व करेंगे जीतने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही मोदी जी फिर करेंगे, कहेंगे कि अगर हम जीत गए ये काम करेंगे, तो 10 साल में क्या कर रहे थे, 10 साल में क्यों नहीं किया वो काम। तो ऐसे ही देखिए अभी आने वाला चुनाव देखिए क्या क्या खेल होता है, बहुत मज़ा आता है देखने में। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वही उन बातों में आ जाते हैं। आपको क्या ना बनना है, समझदार बनना है। आपको देखना है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया है और पिछले 70 सालों में राहुल गांधी ने किया। तो अपने आप को स्मार्ट बनाइए कि कौन सा लीडर अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं, देखो जो नेता वाले होते हैं, थोड़ा बताना है आपको ज़रूरी है। जितने भी पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, जो भी पार्टियाँ होती हैं हमारे देश में, बस 2 ही काम पे मुद्दा लेकर चलती हैं, एक होता है धर्म, एक होता है जाति। और इसी जाति और धर्म पे जो वहाँ के लोग होते हैं वो लड़ते रहते हैं और उसी का पार्टी क्या आती है, फ़ायदा उठाती है। तो हम लोग को जाति को लेकर, धर्म को लेकर नहीं लड़ना है, हम लोग को लड़ना है किसको लेकर, बजट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोज़गार को लेकर, काम को लेकर, जो हमारी सामानें मांगी हो रही है उनको लेकर। हमको गवर्नमेंट से ये पूछना है कि आप रोज़गार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अब जो सामान मांगा हो रहा है उसका रीज़न क्या है, जो देश पे कर्जा बढ़ रहा है उसका रीज़न क्या है, हमको ये पूछना है। हमको ये नहीं पूछना है कि आप मंदिर कब बनवाएंगे, ठीक है। हमको ये पूछना है कि आप इस जगह पे हॉस्पिटल कब बनवाएंगे, इस जगह पे कॉलेज कब बनवाएंगे, ये हमको पूछना है। ना कि ये पूछना है कि आप लोगों ने हिंदू के लिए क्या किया, न गरीब लोगों के लिए क्या किया। ये सब बेकार की बातें हैं और यही सब फ़ायदा उठाती है कौन, ये पॉलिटिकल पार्टी। और जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं धर्म को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और कोई भी रिजल्ट नहीं आता है और देश हमारा वहीं का वहीं रह जाता है, देश का कोई विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो भी पार्टी होती है, मैं किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मायावती को, मतलब कोई भी पार्टी हो, सब क्या करती है, जाति और धर्म को लेकर लड़ती रहती है और हम भी लोग उसी में पिसते रहते हैं। तो हम लोग को ये काम नहीं करना है। अब हम लोग समझदार हो गए हैं, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हम लोग क्या करना है, कोई भी गवर्नमेंट आती है स्पीच देने तो हमको उससे क्या करना है, पूछना है कि आप करने क्या वाले हैं 5 सालों में, आपका बजट क्या है, आपका काम क्या करने वाले हैं, ठीक है। आप 10 सालों से पार्टी में हैं, आप 10 सालों में रूल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने, आपके अंडर में इतने लोग बेरोजगार क्यों हो गए हैं, मतलब ये सब काम आपको पूछना है, ना कि जाति और धर्म को लेकर आपस में लड़ना है, ठीक है। ये सब बेकार की बातें हैं। तो आपको समझदार बनाना कि बेवकूफ़ बनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पार्टीज़ हैं उन लोग का कुछ स्लोगन आता है, यानी कि बीजेपी का अपना हिस्सा रहेगा, कांग्रेस का अपना हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस पार्टी का। कह रहा है कांग्रेस पार्टी जो है 1971 में जब ये पार्टी बनी थी, जब वो चुनाव लड़ रही थी, तो उनका एक स्लोगन था, स्लोगन यानी कि एक नारा था, गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी जो है उसको हटाना है। और 170 साल हो गया अभी गरीबी नहीं हटा है, यानी कि मैक्सिमम लोग देखेंगे आप लोग गरीबी हैं। तो इनका एक पार्टी था जो अभी तक नहीं हो पाया था, यानी कि 70 साल राज करने के बावजूद भी ये गरीबी को नहीं हटा पाई, ठीक है। तो ऐसे ही लोग आएंगे, वादा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस अपने आप को राज करेंगे और हम लोग उसी में पिसते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ धर्म और जाति को लेकर कभी भी क्या करना है, वोट नहीं देना है। हम लोग को उसको वोट देना है जो हमारे लिए सच में काम कर सकता है, ठीक है। ना कि मंदिर बनवाए फालतू में, धर्म का प्रचार करे, कास्ट का प्रचार करे। अगर ये सब होगा तो हमारा देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी है 1971 में उनका स्लोगन था गरीबी हटाओ। फिर है फिर भारतीय कौन सा पार्टी है ये, जनता पार्टी है कोई, 1977 में लोकसभा में कह रही थी सेफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को बचाओ। ये सब अलग अलग पार्टी का अपना अपना क्या स्लोगन है, नारा है। फिर कोई आया स्लोगन बना कि लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल कोई कह रहा है कि लैंड क्या ना बचाना पड़ेगा बांटने से। और फिर आया कोई क्या होना, ये आंध्र प्रदेश की कोई पार्टी है 1983 में बता रही है, एनटी रामाराव की, कह रहा है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, यानी कि जो तेलुगुस है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना। इस तरीके से लोग क्या करते रहेंगे, आपको लड़ाते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझदार बनना है और उसी को वोट देना है जो इस देश को सच में क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, विकास कर सकता है, लोगों को क्या दे सकता है, जॉब दे सकता है, लोगों को बिजनेस करने के लिए स्टार्टअप के पैसा दे सकता है और साथ ही साथ क्या कर सकता है, हर जगह पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं जो गांव के जो एरिया होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, उनको शहर में आना पड़ता है। तो ये सब कौन करेगा, गवर्नमेंट ही तो करेगी। तो हम लोग को ये सब पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि आप लोग कब करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं। जो भी पार्टियाँ होती हैं ना, अब आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती कि आप ज़बरदस्ती इन्हीं को वोट दें, ठीक है। अगर ऐसा करती हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में और उनको सज़ा भी दिया जाएगा, हो सकता है उस पार्टी को ख़त्म भी कर जा सके। तो वही कह रहा है कि कुछ पार्टियों के क्या होते हैं, नियम होते हैं, लॉ होते हैं, क्या क्या है, ब्राइब और थ्रीटन वोटर्स, यानी कि कभी भी अपने वोटर्स को वो थ्रीट नहीं कर सकती, यानी कि डरा धमका नहीं सकती वोटिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि वोटिंग करने जा रहे हैं आप और वहाँ के कुछ लोग हैं वो ज़बरदस्ती बोलें कि आप क्या करिए, बीजेपी को या कांग्रेस को या केजरीवाल को वोट दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, इलीगल है।
फिर कह रहा है अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। अभी मैं समझा रहा था, वही कह रहा है यहाँ पे। देखो, कभी भी कास्ट को लेकर, जात को लेकर और धर्म को लेकर क्या करना है, नेतागिरी नहीं करना है, यानी कि चुनाव नहीं लड़ना है। और हमेशा लोग यही करते हैं, जो भी नेता होते हैं वो धर्म और चुनाव को लेकर ही लड़ते हैं, जो कि इलीगल है ये। लेकिन फिर भी लोग, उसको मज़ा आता है, लोगों को मज़ा आता है, और नेता भी समझते हैं कि भाई इनको तो घंटा नहीं फर्क पड़ता कि देश का विकास होगा कि नहीं होगा। धर्म है, जाति है, लोगों को आपस में भिड़ाते रहो, हमारा तो फ़ायदा हो रहा है। तो वही काम करते हैं लोग, जो कि क्या है, अब लीगल है, मतलब इलीगल है, कास्ट और रिलीजन के धर्म पे। ठीक है। फिर कह रहा है यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जो भी पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी होगा, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो गई, ठीक है, जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं करेगी, वो अपने पैसे से करेगी। वो तो वैसे भी 4 साल पैसे कमा के आपसे लूट के अपने पास रखी है। मतलब कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि जो भी गवर्नमेंट है उस समय जो भी अपना कैंपेन कर रही है, प्रचार कर रही है, वो अपने पैसे से करेगी, ना कि देश के पैसे से करेगी। और अपने से पैसे ही करती है, बस आपसे लूटी हुई पैसा रहता है, यानी कि आपसे 4 सालों में पैसा जो लूटे रहते हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर जब चुनाव होता है तो उसी पैसे से अपना चुनाव करते हैं, यानी कि रैली निकालते हैं। फिर कह रहा है स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन असेंबली इलेक्शन, यानी कि लगभग जो मिनिमम खर्चा आता है वो 25 लाख रुपया आता है नेशनल लेवल पे, जो कि बहुत कम है। ठीक है, इतना नहीं है, 25 करोड़ भी चले जाते हैं। ठीक है, 25 करोड़ भी कम है। अभी जब आप देखेंगे नेट पे, गूगल पे, कि पिछले साल जब बीजेपी का चुनाव हुआ था तो उसके कैंपेन में कितने पैसे खर्च हुए थे, अभी दिखा देगा। ये 25 लाख कुछ नहीं है, 25 करोड़ों में जाते हैं। ठीक है। फिर 10 लाख बोला है स्टेट लेवल पे होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ये सब पुराने डाटा हैं, जो आपके डाटा है वो सब क्या है, करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपये बर्बाद किए जाते हैं चुनाव के लिए। अगर वही चीज़ कहीं हॉस्पिटल बनाया गया रहता तो लोग और अच्छा से चुनाव वगैरह मतलब वोटिंग करते हैं। तो ये सब मतलब क्या करना है, उन लोग का एक जाल होता है जिसकी वजह से लोगों को क्या होते हैं, लोग भरमाते हैं धर्म और जाति के आधार पे। ठीक है। फिर कह रहा है यूज़ ऑफ एनी वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि किसी भी पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि वो क्या करे, किसी भी जन्म स्थान को लेकर या भगवान को लेकर वो क्या करे, मुद्दागिरी करे, यानी कि नेतागिरी करे। ये भी क्या है, इलीगल है। फिर कह रहा है यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो देश का एयरक्राफ्ट को या देश के व्हीकल को नहीं यूज़ करेगी, वो अपना व्हीकल यूज़ करेगी प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो देश का व्हीकल है, जो देश का सामान है, एरोप्लेन है, उससे क्या कर रही है, घूम रही है और अपना प्रचार कर रही है। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है उसको, वो अपने पैसे से खर्च करना है। फिर आखिरी पॉइंट कह रहा है वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, यानी कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया कि इस डेट को इलेक्शन होने वाला है, तो जो मिनिस्टर होंगे शैल नॉट बी ले फाउंडेशन स्टोन्स फॉर एनी प्रोजेक्ट, यानी कि अनाउंसमेंट होने के बाद कोई भी मिनिस्टर ये नहीं कर सकता कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उस काम को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी, इसमें मान लेते हैं मोदी जी पीएम है, ठीक है, और क्या होने वाला, 1 जनवरी को चुनाव होने वाला है, डेट आ गया है। तो आज से लेकर, यानी कि इस डेट से लेकर अगले जो महीने बीतने वाले हैं 3-4 महीने, उसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है मोदी जी को। ठीक है, तो ये सब नियम है जो आपको जानना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर ही आपको पता होगा पहले से, मैं बस आपको एक हिस्सा बताना चाहता हूँ। देखो, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही पार्टी क्या जीतेगी, या तो पता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 100 वोट है, ठीक है, 3 पार्टियाँ हैं, 1 2 3। अब जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही पार्टी क्या होगी, जीतेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पर, ये पार्टी है 2004 की बात कर रहा है, यानी कि आज से लगभग 16 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है 2004 में वोटिंग हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आया था, उसका जो इतनी बोलते क्या बोलते हैं, उसका जो परिणाम आया था इलेक्शन का, वो बता रहा है। कह रहा आईएनसी को, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिले थे, 37% वोट मिले थे 100% में से, और बीजेपी को कितने मिले थे, 30%। यानी कि कौन जीता, आईएनसी जीत गई थी, यानी कि राहुल गांधी वाला जो पार्टी है वो जीत गई थी। और राहुल गांधी की पार्टी में कौन थे, इकबाल अहमद सरदारगी, तो वो वहाँ पे जीत गए थे। तो इसे ही देख सकते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही क्या करेगा, जीतेगा, जिसको कम मिलेगा वो हार जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, चुनाव का रिजल्ट अनाउंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारे इंडिया का, यानी कह रहा है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी किस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है या लोकतंत्र है। तो क्या उन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इंडिया हमारा क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ के लोगों का पूरा अधिकार है अपने राजा को चुनने के लिए वोटिंग से, सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर लोगों को क्या है, कोई भी इंसान जाके इलेक्शन में कैंडिडेट बन सकता है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए और लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सब में 2-3 पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि कंट्री, मतलब मेन पॉइंट यही है कि लोगों के पास पूरा अधिकार है, पूरा पावर है किसी भी गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब देखो
अब कह रहा चुनाव होते कैसे हैं, यानी कि चुनाव कौन करवाता है। भाई लोग तो करवा नहीं पाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो लोग जो चुनाव करवाते हैं वो कौन होते हैं। तो चुनाव करवाने वाले एक कमीशन पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? ईसी। ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। वो हर 5 साल में जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, देखो प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़े पद को जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे बड़ा जो पद है पूरे भारत में वो कौन सा है? प्रेसिडेंट का है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का है। तो वही कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन होते हैं जो चुनाव करवाते हैं हर 5 साल में, चाहे सीएम लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको लाता कौन है? तो कौन लाता है? प्रेसिडेंट लाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है कभी भी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। कौन? वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा। चुनाव कौन करवाता है? इसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन। इसको अपॉइंट कौन करता है? या हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये कभी भी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब भाई गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगी तो इनका क्या होगा? धोखाधड़ी हो जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट को जितवा सकती हैं। इसीलिए इसको हमेशा कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और यही हर 5 साल में क्या होते हैं? चुनाव करवाते हैं। अब देखो जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका एक हेड होना जरूरी है, मतलब तभी तो पता चलेगा कि कौन इसका राजा है, कौन इलेक्शन मेन करवा रहा है, ठीक है। तो उसको भी कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसका नाम दिया जाता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो जाता तब तक कोई चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होता है। जैसे ही चुनाव अनाउंस होता है कौन बनता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है। और जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कमिश्नर रहता है। तो सब कुछ इसी के हाथ में रहता है, सारा का सारा पावर उसने उस समय तक इसी के हाथ में रहता है, जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या करना है? इसको बस रिजल्ट देना है अच्छी तरीके से, सही तरीके से, बिना धोखे धड़ी के। तो याद रखिएगा जो EC है, यानी जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो एक मेंबर होता है जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यही पूरे इलेक्शन में क्या करता है? देखता रहता है कि कौन सा पार्टी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, कौन सा पार्टी ज़्यादा वोट पा रही है, काउंटिंग वगैरह करके क्या देता है? ये दे देता है रिजल्ट, और जो जीतता है उसको क्या बना देता है? PM या CM बना देता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है? हमारे भारत में चुनाव करवाता है फेयरली। अब देखो यहाँ पे कुछ काम दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन करता है। सबसे पहले कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन यानी कि जो EC है ना, तो क्या करता है? कंट्रोल करता है इलेक्शन को, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो अपने अंडर में करवाता है और देखता रहता है कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी वायलेट। कह रहा है कोई भी पार्टी अगर दंगा करती है या कोई भी मेंबर अगर दंगा करता है तो ये उसको पनिश करता है। कौन? इलेक्शन कमीशन। तो ये सब देखता रहता है कहीं भी दंगा दंगी ना हो, सब कुछ क्या हो? अच्छे से हो और फेयर तरीके से हो। फिर कह रहा है इलेक्शन कमीशन क्या है? ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, यानी कि जब चुनाव हो रहा होता है तो EC यानी कि इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ये भी क्या कर सकता है? गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है, इसके पास इतना ज़्यादा पावर होता है। सो तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके पास चुनाव में इतना ज़्यादा पावर आ जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर देता है कि आप इस तरीके से रहिए, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सोच सकते हैं आपके इसके पास कितना ज़्यादा पावर आ जाता है। तो ये कह रहा है EC यानी कि इलेक्शन कमीशन और ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को क्या करने के लिए? गाइडलाइंस में रहने के लिए, चुपचाप रहने के लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट है अगर अपने पावर को मिस यूज़ कर रही है उस इलेक्शन के समय तो उस पावर को क्या कर देगा? हटा देगा और अपने अंडर में ले लेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं EC के पास कितना ज़्यादा पावर है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास कितना ज़्यादा पावर है, ठीक है। वेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ EC, यानी कि कह रहा है जब चुनाव होता है तो उस समय कोई भी गवर्नमेंट नहीं होता, यानी कोई भी इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। उस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? EC होता है, यानी कि पूरे देश को कौन संभाल रहा होता है? EC, यानी कि इलेक्शन कमीशन संभाल रहा होता है। तो जो भी चुनाव वगैरह होते हैं, जो भी पुलिस वगैरह होते हैं, जो भी आर्मी होती है, जो भी कमांडोज होते हैं, वो किनके लिए काम करते हैं? EC के लिए काम करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। वही कह रहा है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, वो किसके अंडर में काम करते हैं? EC के अंडर में, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्शन का कमीशन, जो कि भारत में होता है और हर देश में होता है जो कंट्री आज़ाद है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन बस कुछ समय के लिए होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर आपका जो मेन था, जो हमेशा एग्जाम में आता रहता है और इम्पॉर्टेंट, कभी हमेशा लाइफ में काम देगा, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी काम भी नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे भी वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।